नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो सुप्रभात दोस्तों। कर्मयोगी यूथ में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छे होना भी चाहिए। आइए दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर के सीरीज में हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, यारों में शेयर करिए, जिससे उनको भी अच्छे फ़ायदा हो। हमारा डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। दो सीरीज चलती है, एक फिल्म्स का अलग चलता है डेली डोज नाम से, और दूसरा डेली करंट अफेयर के नाम से, जिसमें एडिटोरियल्स और मुख्य न्यूज़ चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दो सीरीज चलती है, आप दोनों डेली का डेली देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम सरकार की पीआईबी, सीधे पीआईबी से न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन, मेन डिसीजन को, मेन गवर्नमेंट के डिसीजन और उनके फंक्शन को हम डेली का डेली अपडेट रखते हैं। प्लस जो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी द मिनट और भी ऐसे न्यूज़पेपरों से भी उठाते रहते हैं दोस्तों। तो आइए, आज का पहला न्यूज़ है द हिंदू से हमने न्यूज़ उठाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख है। पहला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली चीफ है या महा सेक्रेटरी बोलते हैं दोस्तों। ये क्यों न्यूज में है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन का दो मेन उसकी बॉडी है। एक जो है जनरल असेंबली यूएनजीए जिसको बोलते हैं, जो दूसरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी बोलते हैं, सुरक्षा परिषद है। ये दो मेन होते हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद में जो होते हैं 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। दूसरा जनरल असेंबली होते हैं। जनरल असेंबली में इसके अध्यक्ष जो होते हैं हर साल वार्षिक आधार पर चुने जाते हैं, 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और भी 5 पूरे विश्व के 5 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, और उन 5 क्षेत्रों से चुने जाते हैं अलग अलग। तो अभी जो समय आया है वो 5 क्षेत्र हैं दोस्तों। अफ्रीकी समूह है, एशिया प्रशांत समूह है, पूर्वी यूरोपीय देशों का समूह है, फिर पश्चिमी यूरोपीय देशों का, लैटिन अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिकी देशों का समूह है। इन्हीं 5 क्षेत्रों में से समय पर चुने जाते हैं। तो अभी न्यूज़ में आप ये है कि अभी जो इस साल का मतलब कि 2022 से 23 तक का जो जनरल असेंबली का प्रमुख का चुनाव होने वाला है वो प्रशांत एशिया क्षेत्र से होने वाले हैं। तो उसके लिए जो अभी उम्मीदवार के रूप में हुए मालदीव के विदेश मंत्री सालेह सुलेह, मतलब कि उसमें एक उम्मीदवार के रूप में होंगे। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि वह जो है इनका समर्थन करेगी। ये हो गया आपका न्यूज़, आज का संदर्भ हो गया कंटेस्ट। दूसरी बात कि ये यूएन महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली शांति सुरक्षा को स्थापित करने के लिए निर्णय लेती है। अब निर्णय लेती है तो निर्णय किस आधार पर होते हैं, 2 आधारों पर निर्णय लिए जाते हैं। एक तो होता है 2/3 बहुमत से, और दूसरा होता है सामान्य बहुमत से। 2/3 बहुमत से ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बजट के लिए होते हैं, वित्त के लिए होते हैं, और भी शांति सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए किया जाते हैं। जो सामान्य कंसेंसस के मुद्दे होते हैं उसके लिए जो है सामान्य बहुमत से निर्णय ले लिए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जनरल असेंबली के पास जो है वीटो जैसी कोई प्रतिषेधात्मक या निषेधात्मक शक्ति नहीं होती है दोस्तों। तो ये अपना हो गया, मतलब कि ये आप रहा फर्स्ट टॉपिक। इसके अनुसार जो है ये काम किस काम पे करती है, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर अधिनियम है, चार्टर है, उसके आधार पे ये जो है वित्तीय अनुमोदन का काम करती है, बजट पे विचार करती है जनरल असेंबली। सुरक्षा परिषद एवं गैर अस्थायी सदस्य और अन्य जो संयुक्त राष्ट्र के परिषद हैं उसके सदस्यों और उसके प्रमुखों के चुनाव करती है ये, और निरस्तीकरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने पर ये अपना महत्वपूर्ण इसके काम है। इसके अनुसार दूसरा दोस्त आता है, दूसरा टॉपिक है, ये भी द हिंदू से हम उठाए हुए हैं। इसमें है भारत में डिजिटल टैक्स है ना। भारत सरकार ने डिजिटल टैक्स लगाया। अब आप समझिए कि डिजिटल टैक्स है क्या। डिजिटल टैक्स ये क्या है, क्यों है न्यूज में, ठीक है। ये जो न्यूज़, पहले आप ये समझ लीजिए इसमें न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वो जो है ई कॉमर्स कंपनियों पे या ऑनलाइन कंपनियों पे जो है 2% का टैक्स लगाएगी, सॉरी 6% का एक टैक्स लगाने का निर्णय लिया है।
डिजिटल टैक्स नाम के। तो इसके संदर्भ में जो यूनाइटेड नेशन सरकार ने ये घोषणा की है कि वो 2 बिलियन से अधिक ट्रेड पे आने वाले पे 25% अतिरिक्त शुल्क लगा देगी अगर भारत ऐसा कदम उठाता है तो। अब मुद्दा आता है कि भाई अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है, डिजिटल टैक्स क्यों लगा रहा है। दूसरी बात होती है अगर भारत लगा रहा है तो इसको अमेरिका से क्या लेना देना। अमेरिका भारत से होने वाले व्यापार पर 25% अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाने की घोषणा किया था। फिलहाल न्यूज़ में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, व्यापारिक समझौतों और अन्य व्यापारिक मुद्दों को देखते हुए अमेरिका ने इस निर्णय को अभी कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। तो ये अपना न्यूज़ में हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये भारत सरकार डिजिटल टैक्स क्यों लगा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों से जो है भारत में बहुत तेज़ी से जो है ई मार्केट में वृद्धि हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चीज़ों में वृद्धि हुई है। जैसे कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप अपने कितने मतलब कि व्यापक लेवल पर बढ़े हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन मार्केटिंग, जब से एक कोविड हुआ उसके पास डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण हुआ था, इन सब में ये डिजिटलीकरण बढ़ा है। और इसी समय वॉलमार्ट, फेसबुक, फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सारी कंपनियां भी इंडिया में आई हैं। अब ये आती हैं इनने व्यापक लेवल पे जो है यहाँ पर व्यापार भी करती हैं, व्यापार को लेकर चली जाती हैं, तो इनको अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं। अब प्रॉफिट होते हैं लेकिन सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको कोई इनकम टैक्स ही नहीं देती। इसलिए सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है कि ऐसी कंपनियाँ जिनका 2 बिलियन से अधिक सालाना टर्नओवर है और 3 करोड़ से ज़्यादा अगर उपभोक्ता हैं या जिनसे वो व्यापार या ऐसा करती हैं, लेन देन कुछ ऐसा करती हैं, उनके कस्टमर 3 करोड़ से ज़्यादा हैं उन पर जो है भारत सरकार जो है टैक्स लगाएगी दोस्तों। ये हो गया आपका मतलब कि ये न्यूज़ है। तो इसके संदर्भ ये भारत सरकार का ये निर्णय के तर्क में भारत सरकार क्यों कहती है, ये इसका समर्थन करती है। भारत सरकार का ये मानना है कि अगर हम इससे करेंगे तो ये विनियमित व्यापारिक भी चीज़ें होंगी। दूसरी बात है कि भारत में ही व्यापार अगर कर रही हैं तो उनको इनकम टैक्स देना चाहिए, ये चीज़ें। दूसरे मुद्दे आगे कि अब जो है वो सरकार, अमेरिकी सरकार इसका विरोध एक तरह से क्यों कर रही है और उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि अगर वो लगाती तो हम 25% अतिरिक्त शुल्क लगाते हैं। इसका प्रमुख वजह ये है कि दोस्तों कि ज़्यादातर ई कॉमर्स कंपनियां किसकी हैं, अमेरिका की हैं। फेसबुक देखिए वो भी अमेरिका में, अमेजन अमेरिका की, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कहाँ की हैं, वो अमेरिका की ही हैं। इसलिए सीधे इंटरेस्ट किसका इफेक्ट हो रहा है, वो अमेरिका का ही हो रहा है। इसलिए अमेरिका ने डिसीजन लिया है दोस्तों। अब मुद्दा आता है कि तो क्या भारत विश्व का ऐसा अकेला ही देश है जो ऐसा डिजिटल टैक्स लगा रहा है। तो इसका जवाब आपको मिलता है नहीं, ये ऐसा पहला कंट्री नहीं है। एक जो है फ्रांस जो है तो वो भी लगाता है 3% के दर से, वो भी डिजिटल टैक्स लगाने की घोषणा की थी। उसको गाफा बोलते हैं, गाफा के नाम से, गाफा मतलब गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और जो है एप्पल, इन 4 कंपनियों पे फ्रांस ने भी 2-3 साल पहले लगाया था। उसके अलावा और भी देश हैं जैसे वियतनाम हो गया, वियतनाम लगाया है, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ने भी ये घोषणा की है लगाने की दोस्तों। तो विश्व में अन्य भी देश हैं। अब मुद्दा आता है कि भाई तो इससे चिंता क्या हो सकती है, अगर ऐसा लगाया जाता है तो इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है। इससे समस्या ये हो सकती है कि अगर इस तरह लगाया जाएगा तो ये कंपनियां जो हैं अगर उपभोक्ताओं पर भी ये इस तरह का लगाने लगेंगी टैक्स, तो क्या हो जाएगा, उपभोक्ताओं पर एक अतिरिक्त बर्डन आएगा, उनके ऊपर एक बोझ आएगा। इससे ये चुनौती एक तरह से। दूसरी बात ये हो सकती है कि ऐसे जो है हम प्रतिरोध या दूसरे देश भी हमारे विरुद्ध भी कर सकते हैं। जैसे अभी अमेरिका ने 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात किया, तो ऐसे अगर हम फिर लगाएं तो कोई और भी देश कर सकता। ये दूसरी चुनौती है। तो फिर नेक्स्ट बात आती है, तो क्या इसमें जो है सभी लोगों को लिया गया है या किसी को छूट भी दी गई है। तो इसमें जो है छूट भी दी गई है। कैसे लोगों को छूट दी गई है, ऐसी कंपनियां जिसका स्वामित्व किसी भारतीय के पास है तो उसको इस टैक्स से छूट मिली हुई है। दूसरी चीज़ें ऐसी उन लोगों को भी छूट दी गई है, उन कॉमर्स कंपनियों को भी छूट दी गई है जो जिनका भारत के लोगों के पास स्वामित्व है और या तो भारत के संदर्भ में वो काम करती हैं, इन लोगों को छूट दी गई है। दूसरी बातें आती हैं प्रतिष्ठान है। ठीक है दोस्त, ये हो गया आयकर हो गए, फिर पेंट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं दोस्तों
एक चीज़ और है, इस जो ये लगाया गया है ये 2016 में भारत सरकार ने लगाया था और जिसको 2020 से लागू करने की बात की गई है। इसको इक्वलाइजेशन इसको बोलते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से बोला गया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको IAS ने इस सवाल को पूछ भी दिया है। इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से इसको किया गया है, जो ऑनलाइन प्रचार सामग्री पर था, या ऑनलाइन जिसको आप बोलते हैं प्रचार सामग्री या जिसको ऐड के रूप में बोलते हैं, उसी पे लगाने के लिए किया गया था। ISPT में 2017 में इस सवाल को पूछा गया था, इस इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, किस तरह। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं, नेक्स्ट हम टॉपिक उठाते हैं दोस्तों, ये भी द हिंदू का ही है, द हिंदू में आया हुआ था। उसमें है दोस्तों, इसको आप मेंस के या UPSC के जो है थर्ड पेपर में जो है उसमें स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन सेकंड पेपर के यूनिट स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं विकास और प्रबंधन संबंधित विषय से दोस्तों आप इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। और टॉपिक है कोविड-19 कोविड-19 का केवल डेल्टा वेरिएंट ही, केवल डेल्टा वेरिएंट ही चिंताजनक है, ऐसा जो है WHO ने ये बात कही है। अब मुद्दा आता है कि ये डेल्टा वेरिएंट क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट, कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट दोस्तों, दो बातें याद रखिएगा। सबसे पहले वेरिएंट, आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज में आ रहा वेरिएंट या स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन, है ना। ये स्ट्रेन क्या है दोस्तों, इस चीज़ों को हम समझते हैं, स्ट्रेन, है ना। तो दो चीज़ें आप सबसे पहले समझने से पहले ये स्ट्रेन और हम वेरिएंट को समझते हैं। स्ट्रेन या वेरिएंट मीन्स होता है वैरायटी, जिसको अलग प्रकार आप बोलते हैं। ये सेम थिंग्स आप ऐसे ही कहाँ सुना सकते हैं, ये वैरायटी है, एक स्ट्रेन है। अब हमने कल के भी डेली करंट अफेयर वाले में हमने आपको वेरिएंट या स्ट्रेन समझाया था। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये वेरिएंट या स्ट्रेन है क्या दोस्तों। तो इससे जाने से पहले कल जैसा कि हमने बताया था कि मान लीजिए अभी आप देखते होंगे कि गुलाब के कई सारे तरह के फूल उगते हैं, और जनरली तो लाल ही होता है, पिंक कलर होता है, लेकिन सफ़ेद भी देखते हैं और उससे भी मतलब कि माइल्ड कलर में भी आप देखते हैं। तो इसका क्या है, आप इसको वैरायटी बोलते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, किस आधार पर हुआ होगा। तो कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जो जीन के आधार पर चेंजिंग हुआ होगा। तो इसी जीन का जो चेंज होता है, उसी वैरायटी को बायोलॉजी की भाषा में वेरिएंट या स्ट्रेन बोलते हैं। अब हमारी दूसरी बात आती है, हम इसमें जानते हैं जीन। वो जीन क्या होता है, किस आधार पे, तो जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, उसमें जीन जनरली किस आधार पे होते हैं, प्रोटीन के आधार पे चेंज किए जाते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स हम बोलते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और जीन भी होते हैं ना, उन्हीं के आधार पे हम अलग अलग वेरिएंट रखते हैं। तो सेम केस कोविड की भी केस में होता है। इसका जो जीन होता है वो क्या होता है, वायरस को होस्ट होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसको एक होस्ट की आवश्यकता। होस्ट मतलब क्या होती है, एक ऐसा सेल की आवश्यकता होती है, लिविंग सेल, जहाँ पर वो अपने आप को विस्तृत कर सके ना। तो मान लीजिए कि अगर उस होस्ट सेल पे अगर वो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है कोई भी वायरस, और उस होस्ट सेल क्या कर रहा है, उसको ऐसी दवा या कोई मेडिसिन दी जा रही है कि जो किल करे, तो अब वो क्या करता है, वायरस अपने आप को चेंज करता है, अपने आप में ऐसा चेंजिंग लाता है, परिवर्तन लाता है कि वो उसके अनुकूल हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। इसी चीज़ को आप दूसरे एक नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं आप, म्यूटेशन बोलते हैं दोस्तों। म्यूटेशन हिंदी में जिसको आप बोलते हैं उत्परिवर्तन। दोस्तों याद रखिएगा 2019 के UP PCS के पेपर में सीधे उत्परिवर्तन क्वेश्चन या म्यूटेशन को पूछा हुआ था। आप एक बार मिलाते चलिएगा इस दोस्त को ना। तो ये होता है उत्परिवर्तन, जो अपना परिवर्तन कर लेता है उसी को क्या बोलते हैं आप, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं दोस्तों। तो अब यही जो है, अब इसी में एक डेल्टा वेरिएंट। अब कोविड के संदर्भ में ये आपने समझ लिया स्ट्रेन क्या होता है या वेरिएंट क्या होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, जीन आधार पे म्यूटेशन होता है, उस आधार पे जो नया वायरस बनते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं, वेरिएंट या स्ट्रेन बोलते हैं। अब उसी में दोस्तों ये इसमें जो है भारत में एक नए तरह का वेरिएंट मिला था, B.1.617। क्या मिला था, B.1.617
617 ये एक वेरिएंट है, इसी को आप क्या बोलते हैं, डेल्टा वेरिएंट। इसके 3 टाइप्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये कोविड के इंडिया में जो ये वेरिएंट मिला था इसके 3 हैं, B.1.617.1, सेकेंड वन B.1.617.2, थर्ड वन इज B.1.617.3। ये 3 वेरिएंट्स हैं। अब WHO की रिपोर्ट ये बोलती है कि भारत में ये वेरिएंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है दोस्तों। तो ये रहा आज का कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट है दोस्तों। इसके बारे में म्यूटेशन हो गया, आप इन चीज़ों को समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं, हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ये हम टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो PIB से दोस्तों। इसको आप लोग दोस्तों लिखते चलिए, आप समझते चलिए। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए मेरे प्यारे दोस्त, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कमेंट करके सीधे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको जवाब पूरी देने की कोशिश करेंगे, पूरा जवाब देंगे। आप हमको मेल भी कर सकते हैं, कर्मयोगीयूथ@gmail.com पर मेल कर दीजिए। आपको नंबर भी दे दिया जाएगा इसमें, आप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आप कोशिश करिए दोस्तों, हमसे कोई भी चीज़ जो आपको समझ में न आए उसको करिए, और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से लगिए। आपके हम हर डे टू डे अपडेट करवाते रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मॉडल किराएदारी अधिनियम। दूसरा दोस्तों ये PIB से मॉडल किराएदारी अधिनियम, मॉडल किराएदारी अधिनियम। ये मॉडल किराएदारी अधिनियम याद रखिएगा दोस्तों, ये अधिनियम जो है ये अधिनियम 2019 का अधिनियम है। अब आप बोलेंगे तो हम आज इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, ये 2019 में अधिनियम लाया गया था। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मॉडल मीन्स क्या होता है, क्यों आपने कभी कहीं मॉडल देखा था क्या किसी अधिनियम में, एक्ट में, कानून में, लेकर साथ नहीं देखा होगा। तो आज हम ये भी बताएंगे मॉडल मीन्स क्या होता है और किराएदारी अधिनियम है क्या नहीं दोस्तों। तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी, जिसके आधार पे ये कहा गया था उस सर्वे में कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे आवास बने हुए हैं, और शहरों में खासकर मेट्रो सिटीज़ में, बड़ी बड़ी शहरों में जो है वो बिल्कुल खाली हुए हैं, खाली रहते हैं, उनको रेंट पे उठाया नहीं जाता है। तो अब देखा गया कि भाई ऐसा क्या वजह है कि ये जो है लोग घर बनवा लिए, अच्छे खासे रेंट मिलते हैं, उसके बावजूद ये लोग जो है उसको किराए पर नहीं उठाते हैं, जबकि प्रवासी भी अच्छे खासे आते हैं इंडिया में और रूम लेने के लिए दिक्कत होती है। इस स्टडी में ये पाया गया, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की स्टडी में ये पाया गया कि इसका वजह है कि बहुत सारे ऐसे किराएदार हैं कि वो क्या कहते हैं, किराया ले लेते हैं, मकान मालिक हैं, बनवा लिए, वो कहीं और रहते हैं, वहाँ नहीं रहते हैं, उसको अगर वो किसी किराएदार को दे देते हैं तो किराएदार कुछ दिन रहता है, फिर उनकी दीवारों की इन चीज़ों को ख़राब कर देता है, या फिर किराया नहीं देता है, या तो फिर उसी पे कब्जा कर लेता है। इसकी वजह से मामले दिक्कत हैं। अब कब्जा कर लिया तो अब झगड़े चलते हैं, अच्छे खासे लंबे मुकदमे चलना शुरू हो जाते हैं और कोर्ट में मामला पेंडिंग हो जाता है। इन झमेलों से बचने के लिए जो मकान मालिक हैं वो देना ही नहीं चाहते हैं, किराए पर ही, रेंट ही नहीं देना चाह रहे हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 2019 में जो है मॉडल किराएदारी अधिनियम लेकर के आई है। अभी का न्यूज़ ये है जो PIB में आया है, उसमें न्यूज़ ये मिला है कि सरकार ने जो है मंत्रिमंडल ने इसको अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचित मतलब कानून बन जाने के बाद लागू करने के लिए गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार अधिसूचना जारी करती है अपनी गजट में, तो उसको कर दिया है। तो अब इसमें कुछ प्रावधान किए गए होंगे, जैसे कि हम समस्या बता दें, इसलिए आप तो कुछ आइडिया लगा ही सकते हैं। दूसरी चीज़ें हम इसमें बता दें, मॉडल क्या होता है। मॉडल कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो जनरली जो है राज्य सूची का विषय होता है और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उसको, उस समस्या को दूर किया जाए, उस पर लागू किया जाए, तो केंद्र सरकार एक मॉडल रूप से कानून बना देती है। अब चाहे राज्य, तो
उसी कानून को स्वीकार कर सकते हैं, या तो चाहे सरकार, राज्य सरकारें क्या करें, वैसे ही उसी कानून के आधार पे अपने राज्यों में अपनी विधानसभाओं से पारित कैसे कानून लगा सकती हैं। एक स्वैच्छिक होता है, टोटली वॉलंटरी होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, मॉडल बोल देते हैं, मॉडल अधिनियम। तो यही इसमें है। अब आते हैं इसमें, देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएँ, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। इसमें प्रमुख बिंदु ये है कि ये जो अगर वर्तमान में कोई भी किराएदार रह रहा है तो उसको कोई प्रभावित नहीं करेगी, उसको खाली नहीं करेगी। पहली बार पॉइंट तो ये इसमें प्रमुख रूप से हो गया है। दूसरी बात ये की गई है कि जो भी किराएदार होगा उसको लिखित अनुबंध लेना जरूरी होगा। मकान मालिक किराएदारों के बीच लिखित अनुबंध होना जरूरी है। दूसरी चीज़ें ये की गई हैं कि इसमें जो है जिला किराया प्राधिकरण मतलब कि गठित किया जाएगा और जिला किराया प्राधिकरण के पास यह लिखित अनुबंध जो है जमा किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो मकान मालिक होंगे और जो किराएदार हैं उनके भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों को इसमें स्पष्ट किया गया। अब भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं, उसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि मकान मालिक आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को जो है वह काट नहीं सकता, उससे वंचित नहीं कर सकता है। अब आवश्यक मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, जैसे पेयजल या जल का कनेक्शन, विद्युत या बिजली जिसको आप बोलते हैं, लाइट, टॉयलेट, बाथरूम, ऐसे चीज़ों को वो जो है मतलब इससे वंचित नहीं कर सकता है किसी भी केस में। दूसरी बात है जिम्मेदारी और भूमिका में कि किराएदार जो है उसमें भी उसकी भी जिम्मेदारी की गई है कि जो रूम लेगा, जो मकान लेगा, उसकी सुरक्षा और सेफ्टी बनाए रखे। हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर नहीं रोक सकता। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई मकान मालिक कोई ऐसा किराएदार है कि वो अनुबंध समाप्त हो जाता है या मकान मालिक नोटिस दे देता है कि आप किराया खाली कर दीजिए, उसके बाद उस नोटिस के पूरा होने के बाद भी अगर खाली नहीं करता है किराएदार तो वह जो है अगले महीने 2 महीने तक, अगर ये अगले महीने तो नहीं खाली करता है तो जितना किराया था उसका दुगुना वो देगा किराया। अब फिर अगले महीने नहीं हुआ तो फिर 2 गुना देगा, 2 महीने तक उसको दुगुना देगा। उसके बाद नोटिस देने के 2 महीने तक भी खाली नहीं करे तो उसके बाद उसको किराए का 4 गुना जो है उसको किराया देना पड़ेगा। ये प्रावधान किया गया है दोस्तों। दूसरी बात, कोई भी मकान मालिक जो है किराएदार से जितना भी किराएदारी होगी उससे जो है 2 महीने से अधिक सिक्योरिटी नहीं ले सकता है। जितना किराया होगा उसका 2 महीने की किराया जो है सिक्योरिटी के रूप में ही ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रावधान किया गया है दोस्तों, उसमें प्रावधान ये है कि कोई भी मकान मालिक जो है इस आधार पे जो है बार बार प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकता, रिपेयर करवाने, घर में कुछ सुधार करवाने नाम पे आ नहीं सकता। या किसी मकान मालिक को किराएदार के रूम में आने के लिए, उस क्षेत्र में आने के लिए जहाँ किराएदार रहता है 24 घंटे पहले नोटिस देनी पड़ेगी। वो नोटिस या तो लिखित हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक व्हाट्सएप, फेसबुक, फ़ोन से भी वो दे सकता है। इस आधार पर ही वो आ सकता है दोस्तों। तो ये रहा। अब इसका महत्व क्या है, महत्व के बारे में आप समझ ही गए दोस्तों कि इसका महत्व ये रहा कि अगर इससे क्या होगा, ज़्यादा भारतीय प्रवासी और नवयुवक जो है वो शहरों की ओर आते हैं तो उनको आसानी से किराया मिल जाएगा। दूसरा, किराए के मतलब मकान जो बन के खाली नहीं रहेंगे, ये एक फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा होगा कि झगड़े आपसी नहीं होंगे। चौथा फ़ायदा होगा कि कोर्ट मुकदमों में जो है ऐसे मामलों में कमी आएगी जो किराएदारों को लेकर हुआ करती थी। 5वां मुद्दा है कि इससे एक फ़ायदा और होगा कि इस तरह मनमानी की मकान मालिक के मनमानी नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी किराएदार होगा उसका शोषण नहीं होगा। तो ये सब इसके फ़ायदा हो गए। लाने की इसके क्या क्या चुनौतियाँ आवश्यकता थी उसको तो हमने आपको बता ही दिया कि इसको क्या क्या चुनौती मतलब की आवश्यकता थी दोस्तों ने, कि जिसमें जब हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे से लेकर के ये बात बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, ये भी PIB से है दोस्तों, अनुसंधान, रिसर्च डिज़ाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देखते हैं। ये रिसर्च डिज़ाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या अनुसंधान विकल्प और मानक संगठन क्या है दोस्तों। इसको जो है आप UPSC के पेपर 3 मतलब कि जिसको आप बोलते हैं GS का पेपर 3 के जो है यूनिट उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव वाले जो यूनिट है उससे इंटरलिंक आप कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है।
यह जो डिज़ाइन है, ये जो संगठन है, यह जो है रेलवे का, भारतीय रेलवे का एक संगठन है। न्यूज़ में ये है कि इसको जो है ये एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत जो है BIS, जिसको भारत मानक ब्यूरो बोलते हैं, उसके तहत जो है इसको क्या किया गया है, एक मानक विकास संगठन घोषित कर दिया गया है। ठीक है। अब मानक विकास संगठन क्या होता है, दूसरा जो है एक राष्ट्र एक मानक क्या होता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड आप सुने होंगे। फिर वन नेशन वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे। नेक्स्ट आप सुने होंगे वन नेशन वन टैक्स, जिसको GST बोलते हैं। वन नेशन वन मार्केट, ऐसी चीज़ें सुने होंगे। तो उसी के तहत, उसी अभियान के तहत एक और भी है कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड है। इसमें ये किया गया है कि कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उस प्रोडक्ट पे अलग अलग मानक नहीं दिए जाएंगे, सिंगल मानक होगा, उसको उसी के तहत उसको मानक दे दिया जाएगा और उसी को मान्य कर लिया जाएगा। इसलिए कॉर्पोरेट मंत्रालय के तहत जो है एक संगठन की स्थापना की गई है, वो BIS है। दोस्तों इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कॉर्पोरेट मंत्रालय नहीं है, वो उपभोक्ता एवं खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है। उसके तहत भारत मानक ब्यूरो की स्थापना की गई। यही ऐसे उत्पादों के लिए देता है दोस्तों, इसी के लिए इसको दिया गया। अब आप बोलेंगे तो भाई इस रेलवे के इस संगठन को ये देने से क्या फ़ायदा है, मानक स्टैंडर्ड संस्थान घोषित करने से क्या फ़ायदा है। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा दोस्तों कि जो बड़े भागीदारी इसमें करेंगे, जो डेवलपर्स हैं, MSME हैं, विक्रेता हैं, उद्योग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें आपसी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, उद्योग विक्रेताओं के मध्य होगा, गुणवत्ता में मात्रात्मक सुधार होगा, लागत और उत्पाद सेवा का जो गुणवत्ताएं होंगी उसमें सुधार होगा। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी का सहयोग और समावेश होगा। आयात में निर्भरता में कमी होगी दोस्तों, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों व्यवसाय की सुगमता, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, उसमें भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि ये एक राष्ट्र एक मानक क्या है। ठीक दोस्तों, एक मानक एक राष्ट्र जो है ये जो है, जैसा कि हमने बता दिया, ये भारत मानक ब्यूरो या BIS, ठीक है, भारत मतलब स्टैंडर्ड के तहत BIS के तहत इस अभियान को लागू किया गया था, एक मानक प्रदान करने के लिए पूरे देश के लिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है चीन ने। इसको हम किससे लिए हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का हम एक न्यूज़ उठाते हैं। इसमें है दोस्तों, चीन जो है कृत्रिम सूर्य के द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कृत्रिम सूर्य बना करके उसको चालू करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब आप बोल रहे होंगे ये कृत्रिम सूर्य क्या है, चीन का कृत्रिम सूर्य। दोस्तों इसको समझने के लिए दो चीज़ हम समझते हैं। एक, जैसा कि सूर्य है तो सूर्य के बारे में आप जानते हैं, कोई एनर्जी प्राप्त करने के लिए मुख्यतः दो स्रोत होते हैं दोस्तों। उसमें एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन, जिसको हम बोलते हैं, दो नाम बोला जाता है दोस्तों। एक को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। दोस्तों जैसा कि इसको फिशन बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर फिशन और इस बोलते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन। अब दोस्तों इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें कोई भी जब एटम्स ब्रेक डाउन हो करके, क्षय हो करके, टूट करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, नष्ट हो करके, तो उसको आप क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया बोलते हैं। इसमें नाभिक क्या एटम्स जो है विखंडित होता है, टूटता है एक चैन के रूप में, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस। दूसरा नाभिकीय संलयन, जब कोई एटम्स आपस में संलयित होकर के मीन्स फ्यूज हो करके जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसको आप बोलते हैं नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन्स बोलते हैं दोस्तों। तो अब देखिए विखंडन होने में, नष्ट होने में कम एनर्जी मिलती है, वो लॉस होती जाती है एनर्जी। और जबकि
संलयन होने में एनर्जी जनरेट तो दोनों में होती है फ्री एनर्जी ने, लेकिन इसमें क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो इसी आधार पे विश्व के और भी कई देश हैं, हम आपको आगे बताएंगे, वहाँ पर जो है नाभिकीय संलयन के आधार पे जो है ये प्रयोग चल रहे हैं कि एनर्जी इसी के थ्रू पाया जाए। तो चीन ने भी इस सफलता प्राप्त कर ली। चीन जो है दोस्तों 101 सेकंड तक, याद रखिएगा दोस्तों, चीन ने 101 सेकंड तक, ठीक, 101 सेकंड तक जो है 216 बिलियन, याद रखिएगा 216 बिलियन, ठीक है, बिलियन याद है दोस्तों, बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट किया। इतना टेम्परेचर जनरेट किया है दोस्तों। यह जो टेम्परेचर है, यह सूर्य के टेम्परेचर, सूर्य के तापमान का 7 गुना अधिक है दोस्तों। कितना है? 7 गुना अधिक है। सूर्य का जो टेम्परेचर वो 15 मिलियन, याद रखिएगा बिलियन यहाँ लिखा हूँ, सूर्य का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि ये 216 बिलियन डिग्री सेल्सियस है ना दोस्तों। तो ये हो गया, इसको प्राप्त किया, ये न्यूज है। अब इसमें थोड़ा सा और जानते हैं, जो ऐसी मशीन होती है, जो ऐसी तकनीक होती है कि जिसमें नाभिकीय संलयन की घटना होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? टोकामेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टोकामेक। एक्चुअल में हम इसको बताते हैं कि ये क्यों होती है, किस तरह से होती है और क्या वजह है। टोकामेक याद रखिएगा दोस्तों, IS ने इसको 2017 या 16 या 18 में, याद नहीं है दोस्तों, 2016 या 18 में किसी वर्ष प्रीलिम्स में ये टोकामेक पूछा था। ये टोकामेक कहाँ, क्या है, कहाँ पर है? इसमें उसका आंसर था सर्न। ठीक दोस्तों, ये सर्न जो एक जगह है, ये फ्रांस में है ना। इस चीज़ को UPSC ने, IS ने इस सवाल को पूछा था, टोकामेक। तो इसको अगर हम समझे तो एक जो है ऐसे गोलाकार, ये पृथ्वी के अंदर सारी जो प्रयोग चलते हैं, ये पृथ्वी के अंदर प्रयोग चलते हैं, और ऐसी क्या होती है, एक खाई बना दी जाती है, या आप बोलिए कि इसको एक पृथ्वी के अंदर सुरंग बना दी जाती है, इसी के अंदर चलती है। अब जो है इसकी जो सतह होती है, जो चारों किनारे में सतह होती है, इसी सतह को आप क्या बोलते हैं? यही है टोकामेक। ये क्या है? टोकामेक बोलते हैं। वास्तव में इस सतह को, जो बाहरी सतह होती है, इसको टोकामेक। जब इसमें आप सोचिए कि इतनी बिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, तो इसकी सतह भी तो होगी ना। और अगर इसकी सतह पे हम वाटर या कुछ ऐसी चीज़ें कर दें, जिससे अगर हम वाटर कर दें तो भाप बन के बहुत बड़ी बड़ी स्तर पे क्या चला सकती हैं दोस्तों? ये टरबाइन जनरेट कर सकती है, जिससे हमको एनर्जी तो ऑटोमेटिक ऐसे मिलती रहेंगी, ये फ़ायदा होगा। या कोई और भी जिस इस सतह पे इतना टेम्परेचर मिल रहा, उस सतह पे हम एडहेयर करके उसकी हेल्प से, मदद से दोस्तों क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस मतलब कि इस प्रयोग को करने का उद्देश्य क्या है? जिससे हमको ऊर्जा मिल सके, आसानी से जो है ऊर्जा मिल सके, नुकसान नहीं हो। अच्छा, दूसरी बात आप जानते हैं कि इस घटना को घटने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? हाइड्रोजन, जिसमें ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन का एक होता है, सॉरी हीलियम और हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। इस क्या है? इसका ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम इसका क्या है दोस्तों? आइसोटोप्स है ना। ये हीलियम का, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, सॉरी, इसी के आइसोटोप्स के मदद से ये चीज़ की जाती है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, ये सूर्य मतलब कि इसका हो गया। और दूसरा हमने बता दिया कि ये है सन जो फ्रांस में चल रहा है, इसमें भारत भी इसका एक सदस्य है। इस प्रयोग का सदस्य चाइना का नहीं है, लेकिन इसका है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इसमें बोलते हैं दोस्तों। ये हो गया। एक चीज़ और आपको बता देते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन 51 क्या है। ये क्यों न्यूज में है? आजकल आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा न्यूज में चल रहा है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल की भी एक चीज़ और न्यूज में देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने, या जिसको होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने जो है पश्चिम बंगाल के सचिव को नोटिस भेज दी है। उसको बुलाने के लिए भी नोटिस भेजी थी। ममता सरकार ने जो है उनको आने नहीं दिया। दूसरी बात, इसी सब मुद्दों को लेकर है। तो उसी में हम देखते हैं आगे कि यह आर्टिकल मतलब सेक्शन 51 क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 का, ठीक है। आप बोलिए डिजास्टर
मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया था ना। इसमें इसका जो है सेक्शन हम देखते हैं दोस्तों, सेक्शन 51 क्या है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेक्शन और आर्टिकल्स में किसी दिन हम आपको बताएंगे सेक्शंस क्या होते हैं और आर्टिकल्स में क्या होते हैं। तो अभी का न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो वहाँ पर ताउते तूफान आया था, ताउते तूफान में कि समीक्षा करने के लिए, उससे आने वाले प्रभाव, उससे होने वाले नुकसान की समीक्षा करने के लिए वो जो है तटीय क्षेत्रों या प्रभावित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की एक मीटिंग बुलाए थे। और उस मीटिंग में केंद्र ममता सरकार ने जो है किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजी। तो अब इसी मुद्दे को लेकर के गृह मंत्रालय ने क्या कर दी, नोटिस भेज दी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या हो गया। इसमें मुद्दा ये है कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है, उसका जो है सेक्शन 5 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी डिजास्टर मतलब किसी भी आपदा जिसमें होने की ज़्यादा घटना है और जिसकी तैयारी चल रही है, अगर उसकी समीक्षा के लिए, उसकी तैयारी के लिए कोई बैठक की जा रही है, चाहे वो जिले स्तर पर हो, चाहे वो जिले से निम्न स्तर पे हो, या राज्य स्तर पे हो, या केंद्र स्तर पे हो, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति बाधा पहुंचाता है या कोई व्यक्ति उसमें जो इसको शामिल होना चाहिए वो शामिल नहीं होता है और उसकी वजह से अगर उस कोई दुष्परिणाम पड़ जाता है, आपदा घटित हो जाती है, तो वह व्यक्ति दंड का भागी होगा। उसको 2 साल की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकती है, या फिर दोनों हो सकता है। तो इसी आधार पे जो है गृह मंत्रालय ने ये नोटिस भेज दिया कि अगर इन्होंने अगर प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे थे, तैयारियों का समीक्षा कर रहे थे और ये नहीं हुए हैं, तो इस आधार पे इनके ऊपर नोटिस भेजी जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस ये बात है कि अगर इसके तहत अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो 2 साल की जेल या फिर जुर्माना दोनों हो सकता है। ये तो बात है मेरे दोस्तों, क्या होगा। तो ये बातें फिर आता है कि अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो क्या ये पहली बार लागू किया गया है क्या ये एक्ट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी आधार पे सरकार ने पिछले साल जब कोविड आया था दोस्तों ने, तो सरकार ने ये भी लागू कर दिया कि अगर आपदा, क्या मैंने बोला कि कोई भी जिसमें से आपदा फैल रही हो, फैल जाए, कोई समिति हो, कोई समीक्षा या कोई बाधा पहुंचाए उसमें, तो उस पर हो सकता है। इसी आधार पे सरकार ने जब पिछली बार बोला था ना कि अगर सार्वजनिक स्थान पे कोई थूक देता है इंसान तो उसको जेल में भेज दिया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो यही आर्टिकल, यही सेक्शन 51 था, यही डिजास्टर मैनेजमेंट, यही डीएम एक्ट 2051 का, सॉरी 2005 का था। ये सेक्शन 11 है। इसी के तहत अगर कोई सार्वजनिक स्थान थूकता तो उसके ऊपर जुर्माना लग जाता, उसको जेल हो सकती थी। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि पिछले साल अचानक लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद बहुत सारी भीड़ें इकट्ठे हो गई, सब लोग अपने घरों के लिए जाने लगे। तो दिल्ली में जो है आनंद विहार बस स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ हो गई। अब उस भीड़ को कंट्रोल न करने के कारण कई सारे अधिकारियों को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया गया। यही था आर्टिकल 51, सॉरी सेक्शन यही 51 था डिजास्टर मैनेजमेंट का दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट दोस्तों। अब आज का दोस्तों यही टॉपिक रहा। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप हमारे साथ डेली का डेली बने रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी चीज़ें न समझ में आए, आप अपना सलाह सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में सीधे कर दीजिए, मैसेज मेल कर दीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा कमेंट करने के लिए, बताने के लिए। आपके सजेशन को हम क्यूरियसली जो है फॉलो करेंगे, स्वीकार करेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।